condition of simple bending. So we will see that this beam is satisfy the condition of pure bending or not. So the bending formula applicable to a member which is subjected to pure bending. तो ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है ये प्योर बेंडिंग के केस में ही वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है दिस इज कम्प्लीटली फॉर प्योर बेंडिंग और कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, या तो प्योर बेंडिंग हो या फिर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हो थ्रू आउट द बीम, ठीक है। ओनली और बीम शुड बी फ्री फ्रॉम शेयर फोर्स। तो या तो शेयर फोर्स जीरो हो, या तो हम कहें कि शेयर फोर्स जीरो हो, या हम कहें कि कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग, दिस इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है इन कंडीशंस के लिए, बट इन एक्चुअल अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बोथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लेकिन जब हम किसी बीम पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें शेयर फोर्स भी जनरेट होता है और बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होता है। बट एट अ सेक्शन वेयर शेयर फोर्स इज जीरो, जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो होता है बीम में अलोंग द बीम, अगर आप पूरे डेटा चेक करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे तो ऐसे पॉइंट भी होंगे जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। हैंस कंडीशन ऑफ सिंपल बेंडिंग अप्लाई, हैंस कंडीशन ऑफ सिंपल बेंडिंग सेटिस्फाइड देयर, ठीक है। द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बाय फ्लेक्सर फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ मशीन। तो जितने भी मशीन में हम डिज़ाइन करेंगे, जैसे बीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर क्रैंक शाफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर हम क्रैंक रोड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक बीम और शाफ्ट, इसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्योर बेंडिंग जो है, प्योर बेंडिंग का जो फॉर्मूला है, जो हमने ड्राइव किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट in many components, in design of many components of mechanical and civil engineering. Next come to the, तो ये हमने बात करी थी कि जब बीम में जब हम फोर्स लगाते हैं बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, बेंडिंग मोमेंट के कारण शेयर फोर्स भी जनरेट होता है, ठीक है, और स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो बेंडिंग के कारण क्या होगा, शेयर बेंडिंग के कारण क्या होंगे, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। और उनका वेरिएशन किस तरह से होता है, देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर जिस लेयर पे बीम के अलोंग अगर आप चेक करेंगे, जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक लेयर ऐसी मिलेगी जहाँ पर शेयर फोर्स, जहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू ज़ीरो होगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो वो जो होगी वो न्यूट्रल एक्सिस होगी, या हम कहेंगे न्यूट्रल लेयर होगी। न्यूट्रल लेयर के ऊपर हम जाएंगे तो एक नेचर का आपको स्ट्रेस मिलेगा, और न्यूट्रल लेयर के नीचे जाएंगे तो दूसरी नेचर का आपको स्ट्रेस मिलेगा। और ये स्ट्रेस की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से जितना डिस्टेंस पर आप जाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मान लीजिए कि हमने जो बीम पर जो फोर्स लगाया है वो इस तरह से लगाया है, ठीक है, ये इस तरह से लगाया है। तो अगर हमने इस तरह से बीम पर फोर्स लगाया तो बीम इस तरह से बेंड होगी, देखिए इस तरह से बेंड होगी। तो यहाँ पर तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो यहाँ देखिए, और बीच में कोई लेयर होगी जहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो ये न्यूट्रल लेयर हो गई, ठीक है। तो न्यूट्रल लेयर पे तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो है, न्यूट्रल लेयर के अबोव कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाते जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे और बॉटम मोस्ट लेयर पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अपर लेयर पे कौन सा स्ट्रेस होगा और लोअर लेयर पे कौन सा स्ट्रेस होगा, ये डिपेंड करेगा हॉगिंग और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पर। तो ये हमने पढ़े हैं, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द न्यूट्रल एक्सिस कॉन्साइड विद द सेंट्रोइड। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से कॉन्साइड होती है। यानी अगर हम किसी बीम का सेंट्रोइडल एक्सिस अगर हम निकाल लें या हमें उसको निकालना आता है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के फॉर्मूले पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में, और या फिर आप सेकेंड ईयर में भी अब मैकेनिक्स आपके आ रहा है उसमें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं
CG और MI निकालने के, ये आपके यहाँ काम आएंगे, क्योंकि इससे आप क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही क्या निकलती है, सेंट्रोइडल एक्सिस निकलती है। ठीक है, तो सेंट्रोइडल ग्रेविटी अगर आपको पॉइंट मिल गया तो वहाँ से आपके सेंट्रोइडल एक्सिस निकलेगी। और हम ये मान के चलते हैं कि सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास होती है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस मिल गई, इसका मतलब वही क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रूव करेंगे कि सेंट्रोइडल एक्सिस पर ही न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का, अगर हम किसी पॉइंट का खुद के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो 0 आता है। तो अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है या फिर हम कहें न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का खुद के अबाउट अगर मोमेंट निकालूँ मैं, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें यही प्रूव करना है ना, कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई लेयर है, उसका एरिया DA है, अगर उस एरिया का उसी एक्सिस के अबाउट में अगर मोमेंट निकालूं तो अगर वो 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, वो न्यूट्रल एक्सिस है, या फिर हम कहेंगे वही सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें प्रूव करना है कि न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो अगर हम सेंट्रोइडल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट निकालते हैं तो वो 0 आना चाहिए। तो अगर वो 0 आ जाता है तो सेंट्रोइडल एक्सिस ही क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द सेंट्रोइडल एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, द न्यूट्रल एक्सिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये तो हमारा ट्रांसफर सेक्शन है बीम का, और ये हमारी न्यूट्रल लेयर है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यही न्यूट्रल एक्सिस होगी यहाँ पर। तो देखिए, तो न्यूट्रल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द न्यूट्रल एक्सिस। वहाँ पर जो भी बेंडिंग मोमेंट आप बीम पर लगा रहे हैं उसके कारण न्यूट्रल एक्सिस पे कोई बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, यानी यहाँ पर सिग्मा बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं स्ट्रेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम NA। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पर हमने एक लेयर ले ली, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए, जैसे ये हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है, यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस है NA, यहाँ पर एक डिस्टेंस y पर मैंने एक लेयर ले ली। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने y ले ली है, तो NA से y डिस्टेंस पर एक लेयर है, इस पर मैंने स्ट्रेस निकाला। तो स्ट्रेस कैसे आएगा, स्ट्रेस निकालने के लिए हम वही बेंडिंग फॉर्मूला काम में लेंगे। कौन सा बेंडिंग फॉर्मूला था हमारे पास, M/I इज इक्वल टू सिग्मा/y इज इक्वल टू E/R। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इन दोनों से मैं क्या निकाल लूँगा, सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, E/R इंटू वाई। तो E तो हो गया इलास्टिक मॉडुलस, R हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और Y हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस से, या सॉरी न्यूट्रल एक्सिस से लेयर की डिस्टेंस, तो ये Y आ जाएगी। हाँ, टोटल फोर्स ऑन द लेयर। अब फोर्स कैसे निकालेंगे लेयर में, ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ये फोर्स हो जाता है। तो अगर लेयर का एरिया मान लीजिए कि DA है, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, अब ये जो फोर्स आया है तो लेयर के लिए आया है, ठीक है, लेकिन अगर टोटल फोर्स मुझे निकालना है तो टोटल फोर्स इस एलिमेंट के लिए आया है, अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है थ्रू आउट द बीम तो मैं क्या करूँगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स। तो यहाँ देखिए F इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू DA। तो ये फोर्स हो गया एक तरह से, ये DF है। ठीक है, हाँ, तो सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है, ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दी, E/R इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए E और R, E भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। E इलास्टिक मॉडुलस है जो चेंज होगा नहीं, मटेरियल पर डिपेंड करता है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक बार अब जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो गया उसके बाद R भी कांस्टेंट हो जाएगा, R भी चेंज नहीं होगा। तो E/R दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन y इंटू DA।
अब प्योर बेंडिंग के लिए क्या होता है? प्योर बेंडिंग के लिए हमने पढ़ा है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। तो फॉर प्योर बेंडिंग देयर इज़ नो फोर्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम। प्योर बेंडिंग में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ये हमने मान के चले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो E अपॉन आर वाई डी ए शुड बी 0। ये किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंडिंग के लिए होगा स्टूडेंट। प्योर बेंडिंग के लिए F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? F 0 कर देंगे तो E अपॉन आर वाई डी ए क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू को हम 0 कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, E अपॉन आर वाई डी ए इक्वल टू 0। तो अब ये भी क्या होगा? ये भी 0 में चला जाएगा। तो हमें क्या बचा? हमारे पास बचा है वाई डी ए इक्वल टू 0। अब वाई डी ए में क्या बता रहा है? देखिए, एरिया का मोमेंट बता रहा है, ठीक है। तो एरिया का मोमेंट, एरिया इंटू वाई, और ये वाई कहाँ से डिस्टेंस है? न्यूट्रल एक्सिस से। तो एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट वो 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर एरिया का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट वो 0 होना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो दोनों 0 होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस को ही हम क्या कह सकते हैं कि ये ही सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट लोअर क्लासेस में पढ़ा है 11-12 में कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट निकालता हूँ एरिया का तो वो 0 आता है, ठीक है। तो नहीं, खुद की लेयर का, सेंट्रल एक्सिस से जो जाने वाली लेयर है उसका अगर मैं सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट निकालता हूँ तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी ये हो रहा है कि न्यूट्रल लेयर का खुद के अबाउट मोमेंट निकाल रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका मतलब है कि न्यूट्रल लेयर और सेंट्रल जो लेयर है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड है, यानी एक ही जगह से वो गुजर रही हैं। तो वाई डी ए इक्वल टू 0, तो वाई डी ए रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एन ए। और अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक्सिस कहाँ से गुजर रही है? न्यूट्रल एक्सिस से। तो मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रोइड इज 0, हैंस एन ए पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस किससे पास होगी? सेंट्रोइड से ही पास हो रही है, हाँ। तो यहाँ देखिए, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द सेक्शन। सेंट्रल ये जो है ये जो बीच वाली लाइन है ये हम इसको सेंट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकती है, और सेंट्रल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस। इसके अबव जाएंगे तो स्ट्रेस वेरी होगा, इसके बिलो जाएंगे तो स्ट्रेस वेरी होगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा? यहाँ पर इस लेयर पे स्ट्रेस क्या होगा? 0, क्योंकि क्या है? फोर्स क्या है? 0। प्योर बेंडिंग के केस में फोर्स 0 होगा तो यहाँ पर स्ट्रेस भी 0 होगा।